तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः कि प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। तो जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं, यानी V बराबर IR। ठीक है, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। नेक्स्ट, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो देखिए, द्रव्यमान कितना है? 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भी जो है ये कितना दे दिया गया है? तो यहाँ पे भी जो है आपको दे दिया गया है 10, यू कितना है? 5। ठीक है, तो प्रारंभिक, तो अंतिम जो वेग है ये 10 है और प्रारंभिक कितना है? 5 है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है? 1/2m v² माइनस u²। तो ये हो जाएगा W बराबर 1/2m का मान 4, 1/2 इंटू 4, और यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर माइनस कितना? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कट के कितना होगा? तो ये होगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा 2 इंटू 75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, यानी कितना होगा? 150 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो W बराबर क्या होता है? 1/2m v² माइनस u²। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की खोज खाली स्थान ने की थी। तो सी ऑप्शन, यानी हेनरी क्वेंडिस। तो देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी m समानुपाती m1 m2 बट्टा में r²। ठीक, या फिर F बराबर होगा g। ठीक है, F बराबर g m1 m2 बट्टा में r²। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल G जो है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान होता है ये होता है 6.67 गुने 10 के पावर 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ΔH क्या होगा यदि ताप परिवर्तन ΔT दिया गया है, और जहाँ Cp जो है उष्मा क्षमता का स्थिर दाब और Cv जो है उष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? Cp ΔT। तो यहाँ पे जो है, तो एंथैल्पी बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य। ठीक है, तो याद रखना है कि एंथैल्पी बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, यानी H बराबर क्या होगा? U प्लस PV। ठीक है, इकाई द्रव्यमान के लिए। और आदर्श गैस के लिए H बराबर होगा U प्लस P इंटू V। PV बराबर होता है RT। PV बराबर RT से यदि देखें तो H बराबर होगा U प्लस RT। ठीक है, U प्लस RT हो जाएगा। ठीक है, तो DH बराबर क्या होगा? DU प्लस RDT। ठीक है, RDT, या फिर DH बराबर होगा CV इंटू DT प्लस CP माइनस CV इंटू में क्या हो जाएगा? DT। फाइनली जो हो जाएगा ये DH बराबर CV DT प्लस CP DT। ठीक, यानी माइनस में CV DT। तो DH बराबर क्या हो जाएगा? CP DT। ठीक है, तो ΔH बराबर होगा CP ΔT। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा।
कहता कौन सा जो है उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, जब कोई एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। ठीक है, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर जो है गति अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती। नेक्स्ट है कि कौन सा घर्षण बल के बारे में सही है। तो देखिए डी ऑप्शन। तो रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है। रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट कहता है कि घन जो है वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर करती है। 47 का होगा डी। तो देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती हैं, और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो घन वस्तु में जो है ऊष्मा चालन का दर, सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहता है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को जो है नाम दिया गया है। 48 का होगा बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से 94 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविज़न और रडार के विकास का रास्ता खोला। इसके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। 49 का होगा बी, प्लांक। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांटा की ऊर्जा जो है एच म्यू द्वारा दी जाती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक है और यहाँ पे म्यू यदि देखें तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो एक क्वांटा की ऊर्जा, ठीक है, ये होता है एच भी बराबर h/λ या एच म्यू बराबर जो कहीं। अब देखिए 50, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया गया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 51 का होगा डी ऑप्शन। तो पदार्थ
तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और धातुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। कहता है कि अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। पावन का ए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो द्रव्यमान, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा? Z प्लस एन। ए बराबर Z प्लस एन। ए का मान कितना है? 298 बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक यानी Z प्लस में कितना? 196। ठीक है, यानी Z बराबर क्या होगा? तो 298 माइनस 196, ये घट जाएगा 8 में से 6 गया 2, 0 1, तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, तो अतः तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 102, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें केवल ऑक्सीकरण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और जो है अपचयन एक साथ होता है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे Zn+2HCl, जैसे Zn+2HCl ये बनाएगा ZnCl2 + H2। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के पीएच, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान तो 55 का हो जाएगा आपको। देखिए प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 7 से अधिक। सॉरी, देखिए यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का मान, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का मान होगा ए ऑप्शन 0 हो जाएगा। सॉरी, बी 7 हो जाएगा। देखिए 7 हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। देखिए लवण प्रायः अम्ल व क्षार के साथ क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 7 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो 56 का देखिए, तो यहाँ पे जो है क्या है? सोडियम का 11, ठीक है, सोडियम का 11, सिलिकॉन का कितना होता है? 14, क्लोरीन का 17 में, और मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। तो एल्युमिनियम का 13, इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर
तत्वों का धात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अवरोही क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद हो जाएगा आपको एल्युमिनियम, उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, उसके बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 भी कहा जाता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो CaOH का हॉल 2 प्लस Cl2 ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में सामान्यतः में नहीं किया जाता। 58 का जो है डी ऑप्शन। तो देखिए कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज़ एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कास्टिक सोडा का उपयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज़ लुगदी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो सी ऑप्शन। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग होते हैं जैसे सांचे एवं मूर्ति के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। सजावट और ढलाई में अग्निरोधक चौक बनाने, ठीक है, पाउडर उसके बाद प्लास्टर लगाने, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 और हाफ H2 CaSO4 इंटू हाफ H2 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 59 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, जंगरोधी इस्पात में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन, टंगस्टन। जंगरोधी इस्पात में कार्बन 0.1 से 0.4%, निकेल 8%, क्रोमियम 4.5 से 18% तक होता है। इसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता है। उच्च गति इस्पात में टंगस्टन का संघनन होता है। टंगस्टन से इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए औजारों को बनाने में इस प्रकार के इस्पात का उपयोग किए जाते हैं, जैसे उच्च कार्बन इस्पात का संगठन W 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम जो है वेनेडियम ये 1%, कार्बन 0.70%। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन जो है करती हैं। तो सी ऑप्शन, वसा। तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रवों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे लसिका और आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। फिर है कि लार एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। तो ये हो जाएगा आपको स्टार्च। तो देखिए स्टार्च, लार में एमाइलेज
एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। तो यहाँ पे होगा स्टार्च। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। सी ऑप्शन, छोटी आंत। तो देखिए, वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है, ठीक है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि में जो है बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पीत रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है। कहा कि कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद जो है करके रिसाव को बंद करता है। 64 का एक, प्लेटलेट्स। तो देखिए, प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो है बोन मेरो में होता है। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो 65 का होगा सी, WBC। तो मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो बी, दिल। तो देखिए, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। फिर कहता है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? 67 का ए, वृक्क। तो देखिए, वृक्क यानी किडनी मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग जो है 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। उन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो कहता है कि वृक्क जो है प्राथमिक कार्य जो होता है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना। नेक्स्ट है कि खांसी, खाली स्थान, खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो 68 का ए, मज्जा। तो देखिए, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। कहता है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। तो ये बना है कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो देखिए, अस्थि कोशिकाएं जो है एक हाई मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये जो जीवित कोशिकाएं यानी हड्डियों में पाई जाती हैं इन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, गुड़। तो दिए गए विकल्पों में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य जो है चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 71 का सी, विटामिन B9।
तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी हो, तो विटामिन B9। विटामिन B9 के कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 के कारण। विटामिन B2 के कारण त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन C के कारण स्कर्वी, ठीक है, विटामिन C के कारण स्कर्वी होता है। नेक्स्ट कहता कि कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो 72 का होगा डी। तो देखिए मलेरिया जीव है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो मलेरिया तो प्रोटोजोआ, मलेरिया जीव प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। टिटेनस जीवाणु यानी टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टिटेनस ये जीवाणु, फिर टाइफाइड जीवाणु, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। कहता है विटीकल्चर क्या है, तो 73 का होगा सी अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर। केसीन एक प्रोटीन है जो खालिस्तान में पाया जाता है दूध में। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता, 75 का ए घोंघा। तो देखिए घोंघा लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा मोलस्का संघ का जंतु है। तितली तथा स्लभ मौत में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है। फिर है कि कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन सतपाद। तो देखिए मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर जो है अंतराग तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी यानी यूनियो, सेपिया आदि। जबकि सतपाद जो है जीव आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा आदि भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे है मोलस्का का उदाहरण नहीं है सतपाद। किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कहता किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, 78 का सी नीम। तो नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है। नीम विशेषतः अपने जीवाणुरोधी गुण के लिए जाना जाता है। नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी के लिए औषधीय लाभ। कहता है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं, तो ए ऑप्शन अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि के कारण वृद्धि करने के लिए। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती हैं। ठीक है, तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने की। कहता है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, 80 का होगा बी रंध्र। तो पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है, गैसीय विनिमय। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो रंध्र में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।